Hello everyone, how are you? I am Abhishek Kumar. I welcome you all on Let's Crack 9th and the 10th CBSE. तो कैसे हैं आप लोग और कैसा लग रहा है आजकल मल्टीपल सीरीज में जो आपको पढ़ा रहा हूँ सीरीज क्वेश्चंस करा रहा हूँ। देखो क्योंकि अब आप लोग क्या हो पावर प्ले के बाद अब आप पहुंच चुके हो, धीरे धीरे पहुंच रहे हो, मिडिल ओवर में खेल रहे हो। ठीक है, और मिडिल ओवर में क्या है, यू हैव टू हिट द सक्सेस फोर्स ऑल्सो एंड यू हैव टू टेक सम सिंगल्स ऑल्सो। तो यहाँ पे मैं आपको क्या कर रहा हूँ, जैसे जैसे आपके बॉलर से आते जाएंगे, कुछ बॉलर को आप सिंगल स्ट्राइक रोटेट करोगे, कुछ बॉलर को क्या करोगे आप उस पर सिक्सेस लगाओगे, फोर्स लगाओगे। तो वही मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ, पार्ट टाइमर्स आएंगे तो सिक्स एंड फोर्स लगाओगे। मल्टीपल सीरीज में स्टार्ट किया हूँ और उन सीरीज को मैं आई एम गोइंग टू डिस्कस टूडे। आई एम गोइंग टू डिस्कस टूडे अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, देखो अब अपन बात करते हैं कि आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है टू क्रैक ऑल द 9th एंड द 10th सीबीएसई एग्जाम विद अस, अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपने बारे में, इस सीरीज के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो इसमें मैंने इंक्लूड किया फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड दैट माइट बी आस्क इन योर एग्जामिनेशन और इट मे बी आस्क इन योर एग्जामिनेशन, उसको मैंने क्या किया है, इंक्लूड किया है। अपार्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी के बीच से लिया गया है चीज़, समझो बात को। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज को नहीं उठाया हूँ, आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट मे बी आस्क इन योर एग्जामिनेशन। ओके, तो नाउ इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैंने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस से एंड आई हैव 1+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंसेस। मेरे पास एक से ज़्यादा ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। आई हैव ऑलरेडी मेंटर्ड स्टूडेंट फॉर एनटीएससी, आईएएस और सीबीएसई बोर्ड। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को मेंटर्ड किया है जिन्होंने सक्सेसफुली एनटीएससी, आईएएस और सीबीएसई बोर्ड को क्वालिफाई कर रखा है। ओके, एंड राइट नाउ आई एम इन फैकल्टी इन कोटा राजस्थान, और मैं फैकल्टी हूँ कोटा राजस्थान के एक बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट में। तो ये रहा मेरे बारे में इंट्रोडक्शन। ओके ओके बच्चों, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में देखो मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड। मैंने क्या क्या डिस्कस कर दिए वो आपको पता ही है। मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस किए अलॉन्ग विथ एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड नाउ आई हैव कम अप विद द ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बताओ बच्चों, अगर आप लोगों को क्लियर होगा तो बताना। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी, अब अपन बात करते हैं उसके बारे में आपको ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हो, अनअकैडमी क्लास 9th और द 10th को सब्सक्राइब करते हो, ठीक है, देन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है टू क्रैक द सीबीएसई क्लास 10th और द 9th विद इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। किसके साथ? आपको इंडिया के लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे पढ़ने का मौका मिलता है। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज सब्सक्राइब। आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है क्लास 10th विद इंडिया लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, गेट प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। वॉट यू विल गेट, अब आपको क्या क्या मिलेगा? यू विल गेट द डेली लाइव क्लासेस, आपको डेली की डेली लाइव क्लासेस मिलेगी इन विच यू कैन चैट विथ योर एजुकेटर, आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हो। सिमिलरली यू कैन टेक पार्टिसिपेट इन एंगेजिंग डिस्कशन, यू कैन आस्क योर डाउट, आप अपने डाउट को भी पूछ सकते हो एंड आंसर द पोस्ट ऑल वाइल द क्लास इज गोइंग ऑन। और सब तब जब क्लास आपका चल रहा हो तब आप इन चीज़ों को कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज की बात करते हो, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज की बात करोगे मतलब ऑल आवर कोर्सेज आर स्ट्रक्चर्ड इन लाइन विथ योर एग्जाम सिलेबस टू हेल्प यू बेस्ट प्रिपेयर फॉर इट। सब क्या है, स्ट्रक्चर्ड है आपके एग्जाम सिलेबस से कि आप उस हिसाब से तैयारी कर सको, आप उस हिसाब से तैयारी कर सको। ओके ओके और नॉट, ये बताना आप। देखो लाइव टेस्ट एंड क्विजेज इसलिए प्रोवाइड की जाती है फॉर इवैल्यूएशन पर्पस, कि आप अपने आप को क्या कर पाओ, इवैल्यूएट कर पाओ। इसके लिए हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, सो दैट यू कैन इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। इवैल्यूएट योर प्रिपरेशन विद आवर रेगुलर मॉक टेस्ट एंड क्विजेज एंड गेट डिटेल एनालिसिस ऑन योर परफॉर्मेंस। अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब एक सिंगल आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, उसके बाद यू कैन एक्सेस द कोर्स अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यू कैन एक्सेस व्हेनेवर यू वांट, आप जब भी चाहो तब आप उसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ओके ओके
अब अपन बात करते हैं स्पेशल क्लासेस की। स्पेशल क्लासेस के जरिए यू कैन अटेंड द लाइव क्लासेस। स्पेशल क्लासेस के जरिए आप लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। यू आर नॉट अलाउड टू पे अ सिंगल पेनी फॉर दैट। ठीक है, दिस अल्टीमेटली फ्री। ठीक है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो यू कैन एक्सपीरियंस प्लस फॉर फ्री एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। आपको हिंदी के, इंग्लिश के, जो भी सब्जेक्ट के, सब सोशल साइंस के सब सब्जेक्ट के वहाँ पे एजुकेटर्स अवेलेबल मिलेंगे जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। देन यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू प्रिपेयर विद द टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी पे आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मिलेगा। एक सिंगल सब्जेक्ट के लिए यू हैव मल्टीपल एजुकेटर्स फॉर यू गाइड। आप उनसे पढ़ सकते हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यू कैन लर्न विद द देवेंद्र सर, यू कैन लर्न विद द सिकंदर सर, यू कैन लर्न विद द दीपक सर। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। whoever you wants to read, you can read with them। आप उनसे पढ़ सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन उसमें आपको नहीं मिलेगी। ओके, ओके और नॉट। देखो, इसमें आपके पास ही एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी फायदा क्या हो जाती है ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उस फायदे को आप समझोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ सर, बहुत अच्छी फायदा मिलती है। उस फायदे का नाम है कि आपके पास मल्टीपल एजुकेटर्स है। क्या है? मल्टीपल एजुकेटर्स है। आप जिनसे मर्जी हो उनसे पढ़ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत होने की बात नहीं है। ओके, ओके और नॉट। आपको मन हो सिकंदर सर से पढ़ो, आपकी मन हो देवेंद्र सर से पढ़ो, आपकी मन हो दीपक सर से पढ़ो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप किनसे पढ़ना चाहते हो, आप किनसे पढ़ना चाहते हो। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस की बात करते हैं। जब कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस की आप बात करोगे तो इसका मतलब है जितना फोकस मैथ्स को दिया जाएगा उतना ही फोकस सोशल साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश को भी दिया जाएगा, सो डैट आप लोगों को कभी कोई दिक्कत ना हो। जब आप एग्जाम में फेस करने जाओ तो ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट के लिए आप तो अच्छे से कर पाओ और दूसरे सब्जेक्ट के लिए आपको बहुत दिक्कत झेलनी पड़े। नहीं, अनअकैडमी पे ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, ओके। अनअकैडमी पे ऐसा कभी भी नहीं होगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको ये मिलेगा कि यू कैन लर्न। आप मैथ पढ़ सकते हो, साइंस पढ़ सकते हो, उतना ही फोकस सोशल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी को भी दिया जाएगा। ओके, देखो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जस्ट डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप को। रजिस्टर इनटू द क्लास 10th और द 9th सेगमेंट, एनीवेयर whatever you want। ठीक है, रजिस्टर इनटू द क्लास 10th और द 9th सेगमेंट और पढ़ाई को स्टार्ट करना है। कोई भी उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, आई कैन गारंटी यू। अब अपन बात करते हैं दिस टेलीग्राम लिंक। ये टेलीग्राम लिंक, इसके डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएंगे कमेंट बॉक्स में। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक भी मिल जाएंगे। यू कैन ज्वाइन फ्रॉम देयर ऑल्सो। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज ज्वाइन एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि इसके साथ ही हम लोग आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं, वीडियो लिंक्स प्रोवाइड करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट थ्रू दैट टेलीग्राम चैनल। दिस इज आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब। बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की। AKCBSE कोड को यूज करना मत भूलो टू गेट द 10% ऑफ डिस्काउंट व्हेनेवर यू परचेज अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज यूज द कोड AKCBSE टू गेट द 10% ऑफ डिस्काउंट व्हेनेवर यू परचेज द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। आई रिकमेंड यू टू गो फॉर द 36 मंथ। अगर आप 36 मंथ के लिए जाते हो तो यू हैव टू पे ओनली 28,800 इफ यू यूज द कोड AKCBSE। व्हाट? इफ यू यूज द कोड AKCBSE। तो आई रिकमेंड एवरीवन टू प्लीज सब्सक्राइब एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, 48 मंथ। अब देखो, 48 मंथ के लिए अगर आप बात करते हो तो 48 मंथ सब्सक्रिप्शन की बात करने का मतलब ये होता है कि आपको क्या करने पड़ेंगे। यू हैव टू गिव ओनली 36,000। 9, 10th, 11, 12 के लिए आप टेंशन फ्री हो जाओगे अगर आप 48 मंथ सब्सक्रिप्शन यूज करोगे बाय यूजिंग द AKCBSE कोड। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कशन MCQ। अब इससे पहले जब तक मैं क्वेश्चन पे नहीं जाऊंगा, जब तक आप लोग के लिए मैं वेट करूंगा कि एक्सरसाइजेज या फिर जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाया उन चीज़ों में अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो, तो प्लीज़ लेट मी आस्क, प्लीज़ पहले पूछ लो। पूछो, मैं वेट कर रहा हूँ। चलो, स्टिल आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुनाइट। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं।
ठीक है, एमसीक्यू एंड द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यू एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन होगा इस अभी जस्ट के लिए इस सेशन में। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एमसीक्यू एंड शॉर्ट आंसर टाइप। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या होते हैं? इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना? बताओ। तो आज अपन इसको देखने वाले हैं। चलो, एक उससे पहले एक आप लोगों के लिए मैं दे देता हूं। आप बोल सकते हो कि दिस इज द कोट, माय फेवरेट कोट, द विनर हैज ए सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। जो विनर है ना, उसके पास अगर कोई भी आप प्रॉब्लम दे दो ना, तो उसका वो सॉल्यूशन निकाल देता है कि हाँ ऐसे करेंगे तो ये काम अपना बन जाएगा। लेकिन जो लूजर है ना, वो उल्टा खेलेगा। वो कैसे उल्टा खेलेगा ये बताओ? वो इस तरह से उल्टा खेलेगा, क्यों? उसके पास क्या होता है? द लूजर हैज ए प्रॉब्लम फॉर एवरी सोल्यूशन। उसके पास अगर आपने वो काम कर दिया तो बोलेगा नहीं, ऐसे करते तो ऐसे ठीक होता, ऐसे करते तो ऐसे ठीक होता। उसके पास हर एक सोल्यूशन का कुछ ना कुछ क्या होता है? प्रॉब्लम ही होता है। तो दिस इज द कंप्लीट एंड द क्लियर एंड क्रिस्टल डिफरेंस बिटवीन द विनर एंड द लूजर। सो आई होप यू विल बी इमर्ज एज अ विनर। ठीक है, आप लोग क्या इमर्ज करोगे? एज अ विनर। ओके, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, इसमें सीरीज है, क्विज नहीं है। मैं डिस्कस करने का चाह रहा हूँ, जल्दी जल्दी रिवाइज कर दूँ, रिकॉल कर दूँ, सो दैट आप एक बार देखो तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टेक्स प्लेस? 1774, 1786, 1789 या 1791? अब देखो, आप लोगों को आंसर तो पता है, यहाँ पे चल गया, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक चीज़ सिखाने की कोशिश करूँगा, उन चीज़ों को ध्यान देना। क्या सिखाने की कोशिश करूँगा? When did the French Revolution takes place? आपको आंसर और ऑप्शन एलिमिनेशन आना चाहिए, ऑप्शन एलिमिनेशन आना चाहिए। देखो, 1774 में क्या होता है? लुइस 16। और इवेंट याद नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। फिर आपको इवेंट अगर याद नहीं होगा तो यू विल नॉट, आप आंसर नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लीज इवेंट पे जाओ और इवेंट को याद करने की कोशिश करो। When did the French Revolution takes place? तो आपके सामने ऑप्शन आया When did the French Revolution takes place? तो यू मस्ट नो। ठीक है, तो आपको कुछ कुछ इवेंट्स याद होने चाहिए। तो सबसे पहले आप देख लो ए 1774। 1774 में क्या हुआ था ये बताओ? क्या हुआ था 1774 में? लुइस 16 वहाँ का रूलर बना था, लुइस 16 वहाँ का रूलर बना था। देन 1786 में कोई वैसा इवेंट नहीं होता। 1791 में क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था नेशनल असेंबली ने। तो बचा भैया कौन? 1789 इज द करेक्ट आंसर। 1789 इज द करेक्ट आंसर। ओके, बताओ, इज दैट क्लियर? तरीका से सीखने की कोशिश करो, हमेशा तरीका पे जाओ। एमसीक्यू ऐसा नहीं है कि हाँ रट लिए 1789 1789 1789 रट लिए, भूल जाओगे भाई। फिर आपको अगर कुछ भी याद है कि नहीं भैया 1774 में क्या हुआ था? लुइस 16 तो रजबे बना था, जब वो राजा बना था 1791 में बीच में बवाल हो ही गया था, तो बचा क्या? 1789 में ना मेन बवाल हुआ होगा। ओके, बताइए। यस, उसके बाद अपन देखते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या देखते हैं? द ईयर दैट नेपोलियन वाज डिफीटेड इन वाटरलू वाज, द ईयर दैट नेपोलियन वाज डिफीटेड इन वाटरलू वाज। ठीक है, कब हारा था? 1804, 1789, 1821 या 1815? अब आप लोग इसको आंसर को एलिमिनेट करने की कोशिश करो, मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसको भी एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप पहले एलिमिनेट करने की कोशिश करो। भैया एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, क्या? 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, तो इस समय ये चीज़ हुआ नहीं था, वो हारेगा कैसे? ठीक है, फ्रांस में उस समय उसका कोई नाम निशान नहीं था। ठीक है, तो वो हो गया। 1821 इसके बारे में आप लोग को कुछ आइडिया है नहीं अभी तक। ठीक है, क्योंकि जो हम लोगों ने फ्रांस की रिवॉल्यूशन पढ़ी है वो इतना तक पढ़ी थी। ठीक है, इतनी तक पढ़ी थी। 1804 में क्या हुआ था? वो एम्पेरर बना था, एम्पेरर बना था, हारते हारते लड़ते कब हारा था? 1815 में वाटरलू में वो हार गया था। द करेक्ट आंसर इज व्हाट? द करेक्ट आंसर इज डी। ओके और नॉट?
ओके और नॉट? बताओ। बोलो। अब आपके सामने एक ऑप्शन आया, तिथे इज। बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत बार क्विज भी करवाया है, कुछ भी करवाया, तो इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तिथे इज अ रिलीजियस टैक्स, ए डायरेक्ट टैक्स, अ फ्यूडल टैक्स और द सॉल्ट टैक्स। बताओ। तो डायरेक्ट टैक्स क्या था आपको याद करना पड़ेगा, टेले, ठीक है। उसके बाद क्या था, फ्यूडल टैक्स, ठीक है यही। और उसके बाद सॉल्ट टैक्स क्या था, गैबल, ठीक है। तो बचा कौन, तिथे इज ए रिलीजियस टैक्स, जो 1/10 ऑफ द प्रोडक्ट आपको किसको देने पड़ते थे, चर्च को देने पड़ते थे। किसको देने पड़ते थे, चर्च को देने पड़ते थे। ओके। अब करेंसी ऑफ फ्रांस बिफोर 1789 वॉज, करेंसी ऑफ फ्रांस बिफोर 1789 वॉज डॉलर ना, यूरोपियन कंट्री, डॉलर की कोई बात ही नहीं है। लिब्रे अभी छोड़ देते, फ्रैंक पहले हुआ करता था, ठीक है। यूरो अब है, ठीक है। फ्रैंक क्या होता था, पहले हुआ करता था, यूरो अब है। तो 1789 से पहले बचने वाला कौन हो गया, लिब्रे। ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू कैन आप कर सकते हो, ठीक है। द स्पिरिट ऑफ द लॉ इज रिटन बाय। अब आपके सामने इन सब चीज़ों को याद करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को याद करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई ऐसा घुटी नहीं है। एक दो ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे नेपोलियन को आप एलिमिनेट कर सकते हो, लेनिन को कर सकते हो, लेकिन मॉन्टेस्क्यू एंड रोसो में आपको क्या करना पड़ेगा, मॉन्टेस्क्यू एंड रोसो में आपको याद करना ही पड़ेगा कि हाँ भैया मॉन्टेस्क्यू ने वो बात लिखा था। क्या लिखा था, मॉन्टेस्क्यू ने वो बात लिखा था, वो बुक लिखी थी। ओके। और बच्चों कैसा लग रहा है आप लोगों को, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द टेनिस कोर्ट ओथ टेक्स प्लेस ऑन। टेनिस, इसको मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, इसको मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, ठीक है। देखो कैसे एलिमिनेट करूंगा, आपको ध्यान देना है। जुलाई 14 1789 को क्या हुआ था, जुलाई 14 1789 को क्या हुआ था। सबसे पहले जुलाई 1789 को बेस्टाइल पे अटैक हुआ था, बेस्टाइल पे अटैक हुआ था। अगर ये चीज़ आपको याद है, अगर ये चीज़ आपको याद है बेस्टाइल पे, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। बेस्टाइल जुलाई 14 1789। अब देखो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। जुलाई 14 1789 को क्या हो गया था, वहाँ पे अटैक हो गया था। अब देखो मई में क्या हुआ था, मई में स्टेटस जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी। दिस इज सी, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, ये सी है, बी को हटा दो। मई में स्टेटस जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी, स्टेटस जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी, ठीक है। स्टेटस जनरल की मीटिंग का पर्पस क्या था, पर्पस ये था टू रेज द टैक्सेस इन फ्रांस, टू रेज द टैक्सेस इन फ्रांस, ठीक है। फ्रांस में टैक्स को बढ़ाना, ओके। स्टेटस जनरल की मीटिंग को बुलाना। उसके बाद अब देखो मई और जुलाई, बीच में कौन आया, मई और जुलाई, बीच में टेनिस कोर्ट ओथ हुआ था, जहां बोला गया था बेस्टाइल से प्रिजन से पहले हुआ था। मई और जुलाई के बीच में आता है जून।
ठीक है। और उसी समय टेनिस कोर्ट ओथ के लेके बोला गया था कि जब तक फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची नहीं कर देते तब तक हम लोग वहां से नहीं भागेंगे। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, जून 20 1789। तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। ओके, इज दैट क्लियर? स्टिल आई एम वेटिंग, स्टिल आई एम वेटिंग। इन केस अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ तो बताओ मुझे। द रेन ऑफ टेरर इज ए टाइम पीरियड बिटवीन। अब इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो आप, इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो। देखो 2-3 ऑप्शन आपको बचेंगे, उतना तो याद आपको रखना पड़ेगा। 1774 1789 फ्रांस की क्रांति का दौर, उस समय इस चीज़ों को आप नहीं यूज कर सकते हो। 1792 टू 1793 इसमें और इसमें आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। एंड द करेक्ट आंसर इज 1793 टू 1794। 1797 टू 1850 क्या था? नेपोलियनिक एरा था, नेपोलियनिक एरा था। तो ये चीज़ आपको पता है, तो आपको बचा बस ये। तो बस इतना थोड़ा सा आपको 1-2 साल का तो याद रखना ही पड़ेगा। ओके, द करेक्ट आंसर इज बी 1793 टू 1794। ओके, अब इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी बता दिया है। द ईयर दैट नेपोलियन बिकम्स एम्पेरर ऑफ द फ्रांस वाज, रेन ऑफ टेरर 1793 खत्म, इस समय था, इस समय नेपोलियन नहीं था। 1789 क्या हो गया? फ्रांस की क्रांति हुई, इस समय भी नेपोलियन नहीं था। 1815 मैंने अभी जस्ट बताया हारा था। बचा कौन? बचा कौन? बचा कौन? सी 1815। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। लुइस 16 called an assembly, Louis XVI called an assembly of the states to pass proposal for the new taxes in the year already included। भैया सारा का सारा बवाल तो इसी के कारण हुआ था, Louis XVI called an assembly of the states to pass proposal for the new taxes in the year 1780, 1784, 1789 या 1774। सारा का सारा बवाल किसके कारण हुआ था? सारी बवाल 1789 में इसी के कारण तो हुआ था। ओके, 1789 इज द करेक्ट आंसर। ओके, बताओ। अब था लुइस 16 becomes the king of the France in the year, लुइस 16 become the king of the France in the year 1789। भैया बनता अगर उसी साल तो उसी साल मीटिंग नहीं बुलाता। 1777 को छोड़ देते। 1791 कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उस समय पहले वो था ही था। 1804 में नेपोलियन बना था। तो बचा कौन? देखो इस ट्रिक से आप कोशिश करो बनाने की, इस ट्रिक से कोशिश करो बनाने की क्वेश्चन को। तो ऑप्शन नंबर बी ओनली लेफ्ट, तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ओके और नॉट? The writer of the social contract is, the writer of the social contract is रोसो। कोई उपाय नहीं है, कोई एलिमिनेशन टेक्निक नहीं है, कोई भी एलिमिनेशन टेक्निक नहीं है। यू हैव टू रिमेंबर, आपको वो गोली खानी पड़ेगी जिससे याद हो जाए, और कोई अदर ऑप्शन नहीं है, रोसो इज द करेक्ट आंसर। ओके, रॉबेस्पियर वाज फाइनली गुलेटेड इन द ईयर, रेन ऑफ द टेरर कब था?
1793 टू 1794 था। तो 1794 में एंड हो गया, तो 1794 में इसको गुलेटिन कर दिया गया था, टांग दिया गया था। द करेक्ट आंसर इज 1794। ठीक है, 1789 कोई बात ही नहीं है। 1793 इसके हाथ में भी पावर था भैया, इसको कौन करता? 1815 में तो नेपोलियन गया था। तो बचा कौन? ए। 1794 इज द करेक्ट आंसर, ए। ओके ओके। Negro. Negro is a term used for the indigenous people of. Negro is a term used for the indigenous people of. कहाँ के पीपल के लिए नेग्रो टर्म को यूज किया जाता है? इंडिया के लिए कभी एसोसिएट नहीं किया गया, अमेरिका के लिए भी कहीं नहीं, फ्रांस के लिए भी कहीं नहीं। तो बचा कौन? अफ्रीका इज द करेंट टर्म। ब्लैक पीपल के लिए बोला जाता था। एक चीज और मैं आप लोगों के लिए क्लियर कर देता हूँ, एक चीज और क्लियर कर देता हूँ कि प्लीज टू नॉट यूज द नेग्रो। दिस इज द डेरोगेटरी रिमार्क। ये क्या है? डेरोगेटरी रिमार्क है, एंड यू विल बी पेनलाइज्ड फॉर यूजिंग द नेग्रोज इन अफ्रीका। ओके ओके। बताओ। क्लियर? ठीक है, अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। हु इंट्रोड्यूस द रेन ऑफ टेरर? आपको ये बताना है कि रेन ऑफ टेरर को इंट्रोड्यूस किसने कराया था। ठीक है, जॉन लॉकी? नहीं, ये भैया पॉलिटिकल थिंकर था। क्या था? ही इज द पॉलिटिकल थिंकर्स ऑफ दैट टाइम। मिराबो ऑल्सो द पॉलिटिकल थिंकर एंड द लीडर। ठीक है, इसमें कुछ था ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन कौन बचा? रॉबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। जैकोबियन क्लब का वो लीडर हुआ करता था। किसका? जैकोबियन क्लब। उस समय मोस्ट फेमस क्लब हुआ करती थी फ्रांस की। वन मिनट। ठीक है, अब देखो, अब आपके सामने मैं रेन ऑफ टेरर को बताना हो कि रेन ऑफ टेरर होता क्या था। तो रेन ऑफ टेरर के बारे में देखो, द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794, द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज नोन एज व्हाट? इज नोन एज द रेन ऑफ टेरर। उस समय क्या था? रॉबेस्पियर फॉलोड ए सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। बहुत ज़्यादा उसने कंट्रोल और पनिशमेंट की स्ट्रेटजी अपना ली थी। ये देख सकते हो, दिस इज द गुलेटिन डिवाइस। ये क्या था? गुलेटिन डिवाइस था। दो तरफ से पोज थे, इसमें ब्लेड थे। अगर कोई भी सिद्ध हो जाता था कि उसने गलती किया है, तो उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। क्या किया जाता था? एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। ओके ओके और नॉट? देखो, दोनों तरफ से पोज थे। अब उसमें क्या था? यहाँ पे अगर आपको ये ब्लेड लगे हुए, अगर आप गलती सिद्ध हो गए तो आपको वहां पे काट दिया जाता था। अंत में क्या हुआ था? रॉबेस्पियर को उस पे ही कटना पड़ा था। रॉबेस्पियर फॉलोड ए सीवियर कंट्रोल एंड द पनिशमेंट। जो भी गलती करता था उसको तुरंत सजा देता था। यहाँ तक कि उसने आटे की प्राइस, ईच एंड एवरीथिंग की प्राइस क्या कर दी थी? फिक्स कर दी थी। ओके, What does the broken chain symbolizes? क्वेश्चन नंबर 15 है, what ब्रोकन चेन उस समय क्या सिंबलाइज करता था? व्हाट डज द ब्रोकन चेन सिंबलाइजेज? वो आपको आंसर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले या तो बिकमिंग फ्री। अब आप लोग बताओ, चेन टूट गया मतलब आप जंजीर से बंधे हुए हो, किसी जेल में जाते हो तो जेल में देखते हो, आप लोग तो नहीं जाते होगे, जेल में देखते होगे या कहीं गाड़ी से जा रहे हो तो देखते होगे कि पुलिस वाले लेके जा रहे हैं, तो क्या देखते हो? चेन से वो बांध के रखते हैं। क्या रखते हैं? चेन से वो बांध के रखते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? जंजीर। ठीक है, जंजीर या सिक्कर या हथकड़ी बोल सकते हो। हथकड़ी टूट गया, इसका मतलब वो फ्री हो गया, जा सकता है जहां भी मन है। ओके, जहां भी मन है वहां वो जा सकता है। ओके और नॉट?
ओके और नॉट? The term sculpture symbolizes to, the term sculpture symbolizes to becoming free, becoming captured, ये गलती से डाला गया है, ठीक है। यूनिटी और रॉयल पावर, दैट वुड बी द रॉयल पावर। देखो यूनिटी मतलब क्या होता है, गट्ठर, गट्ठर आपका रॉड है, रॉड एक साथ है तो उसका मतलब आप उसको यूनिटी से डिनोट कर सकते हो। लेकिन स्कल्पचर को क्या करोगे, एक ही ऑप्शन आप कर सकते हो जिसका नाम है रॉयल पावर। ओके, ओके और नॉट? बताना, अगर कोई दिक्कत हो तो वो बता सकते हो मुझे, अदरवाइज मैं प्रोसीड करूंगा। अगर इन केस आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो, एनीथिंग एनीथिंग यू वांट टू नो, प्लीज लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो, ठीक है। ऑल पॉलिटिकल सिंबल्स आप डायग्राम में देख सकते हो, ऑल पॉलिटिकल सिंबल्स, दीज आर द पॉलिटिकल सिंबल्स ऑफ द न्यू फ्रांस। न्यू आफ्टर 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ये सब सिंबल्स आए थे फ्रांस में, ठीक है, जो किसको डिनोट करते थे, पॉलिटिकल पावर, और न्यू पॉलिटिकल सिंबल्स थे ये लोग। द ग्रुप दैट वाज डिस्क्राइब्ड एज पैसिव सिटीजन्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 इन फ्रांस वाज, अब आपको बताना है द ग्रुप दैट वाज डिस्क्राइब्ड एज पैसिव सिटीजन्स, वैसे कौन से ग्रुप थे जिसको पैसिव सिटीजन्स की तरह डिस्क्राइब किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 इन फ्रांस वाज, ठीक है। द ग्रुप दैट वाज डिस्क्राइब्ड एज पैसिव सिटीजन्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 इन फ्रांस वाज लैंडेड क्लर्जी, टैक्स पेइंग पेजेंट्स, क्लर्जी को वोट देने का अधिकार था, टैक्स पेइंग पीजेंट को भी था, पॉलिटिकल फिलोसफर्स को भी थे, वुमेन एंड पीजेंट्स को नहीं थे। पैसिव सिटीजन्स कौन होते थे, पैसिव सिटीजन्स वो होते थे जिनको कोई वोटिंग राइट्स अवेलेबल नहीं थी, जिनको फ्रांस की सोसाइटी में कोई भी पॉलिटिकल राइट्स अवेलेबल नहीं थी। ओके, यही होता था ना, आई थिंक यही होता था। ओके, इस क्वेश्चन को तो मैंने बता दिया कि पैसिव सिटीजन्स मतलब होता है जिनको वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया था। वो उनको क्या किया गया था, उनको कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं थे। जो सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स तो मेन एबव 25 ईयर और जो पैसे कमा रहे थे उनको ही बस वोटिंग राइट्स दिया गया था, ठीक है। ऑन जनवरी 23, 1793 क्वीन लुइस 16 वाज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द 23 जनवरी 1793 को किंग लुइस 16 को कहाँ पे फांसी दे दी गई थी? सीधा सा आंसर है प्लेस डी ला कॉन्कॉर्डे, पैलेस डी ला कॉन्कॉर्डे। ओके, वेस्टाइल प्रिजन में नहीं दिया था, पैलेस ऑफ वर्साइल्स में भी नहीं दिया था, पैलेस ऑफ टूलर्स में भी नहीं दिया था। द करेक्ट आंसर इज डी। अगेन आई हैव finished the MCQs. I have finished the MCQs. मैंने MCQs को फिनिश्ड कर दिए हैं। अब नाउ यू कैन आस्क, अगर अब आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो अभी आप पूछ सकते हो। आई एम हेयर टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी, आई एम हेयर टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी, ठीक है। बताओ अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। व्हाट वाज द एम ऑफ द नेशनल असेंबली? व्हाट वाज द एम ऑफ द नेशनल असेंबली? नेशनल असेंबली का मेन एम क्या था? एम मतलब पर्पस, ठीक है। एम क्या था, क्यों नेशनल असेंबली बना था, और क्यों बना था आपको पता है ना? स्टेट्स जनरल की मीटिंग हुई थी। स्टेट्स जनरल की मीटिंग में किंग क्या बोला? किंग बोला कि भैया अब मैं टैक्स बढ़ाऊंगा, टैक्स बढ़ाऊंगा। तो फर्स्ट और सेकंड वाले तो बहुत खुश हो गए कि अरे टैक्स बढ़ा रहा है, हमको क्या है, हमको थोड़ी देना है, हमको तो लेना है टैक्स, तो हमको कोई दिक्कत नहीं। थर्ड स्टेट्स वाले परेशान हो गए कि अरे करे ये लोग, अब पैसा देना पड़े हमको, ऐसा नहीं चलने देंगे।
करे ही है, पैसा देंगे हम लोग, टैक्स हम लोग भरेंगे ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने प्रोटेस्ट में बाहर निकल गए, प्रोटेस्ट में बाहर निकल गए और प्रोटेस्ट करने लगे, हल्ला मचा दिया कि ना ये सब चीज़ को नहीं मानेंगे हम, हमको चाहिए आज़ादी। और इन्होंने नेशनल असेंबली बनाया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉ इन द नेशनल असेंबली। और नेशनल असेंबली ने क्या बोला था, 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था इन्होंने ही बनाया था, और सारी की सारी पावर इनमें ही दी गई थी। ओके, मेक लॉ, कानून बनाने का अधिकार इसको दिया गया था। बट अगेन किंग हैज द वीटो पावर। लेकिन कुछ हद तक किंग क्या हुआ था, कंट्रोल में आ गया था। ओके, किंग कुछ हद तक कंट्रोल में आ चुका था। ओके और नॉट? ओके और नॉट? बताओ, कमेंट करो। अब क्या हुआ, तुम लोगों को कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? व्हाट वाज द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, हु कंपोज इट? नेशनल एंथम क्या था फ्रांस का और इसमें वो किसने कंपोज किया था? मर्सेलाइज वाज द नेशनल एंथम ऑफ द फ्रांस। मर्सेलाइज क्या था? नेशनल एंथम ऑफ द फ्रांस था। पोएट रोजर डे इसलिए कंपोज द नेशनल एंथम। और क्यों? क्योंकि आपको पता है कि प्रोटेस्टर्स ने क्या किया था, मर्सेलाइज से जाके पेरिस तक को गाते हुए गाना को गाया था। ठीक है, प्रोटेस्ट, एज ए प्रोटेस्ट किया था। तो उन लोगों ने क्या किया, इसको किसने लिखा था? पोएट रोजर डे इसलिए ने तो इसको लिए इसको अडॉप्ट कर लिया। क्या अडॉप्ट कर लिया? नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। ओके, ओके और नॉट? बताओ, ओके? व्हाट वाज द टेनिस कोर्ट ओथ? अब टेनिस कोर्ट ओथ क्या था? देखो, इसके लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। जितनी चीज़ों को मैंने स्लाइड में डाले हैं, जितने भी चीज़ को मैंने स्लाइड में डाले हैं, एक बार आप लोग पढ़ो, आप अपने से। ठीक है, एक बार आप खुद से पढ़ो, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा। सबसे पहले आप एक बार इसको पढ़ लो। तो व्हाट वाज द टेनिस कोर्ट ओथ? टेनिस कोर्ट ओथ था क्या एक्चुअली में? देखो, टेनिस कोर्ट ओथ क्या था, सबसे पहले इसके बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करो। तो बैकग्राउंड वहीं से स्टार्ट होता है, स्टेट्स जनरल की मीटिंग से। स्टेट्स जनरल की मीटिंग में क्या डिसाइड होता है कि टैक्स को बढ़ाना है। टैक्स को बढ़ाने के लिए एक और पॉलिटिकल सिस्टम थी। एक और पॉलिटिकल सिस्टम ये थी कि किंग अकेला डिसीजन नहीं ले सकता था। किंग अकेला डिसीजन नहीं लेता था। किंग को किसको कंसल्ट में लेना पड़ता था? किंग को कंसल्ट में लेना पड़ता था पॉलिटिकल सिस्टम्स को, जितने भी पॉलिटिकल से, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट्स। ठीक है, लेकिन अब इसके लिए इन्होंने मीटिंग बनाई, लेकिन उसमें एक प्रोविजन थी वोटिंग की। वोटिंग से डिसीजन होता था। वोटिंग से डिसीजन होता तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। वहाँ ये बात थी कि आपको अलग अलग वोट करनी है। क्या करनी है? अलग अलग वोट करनी है एक स्टेट का, जैसे फर्स्ट स्टेट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेट्स। तो तीनों से क्या होगी, एक एक वोट चली जाएगी। तीनों से एक एक वोट चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि सबको अलग अलग वोट देने का अधिकार था। ठीक है, ओके। तो इन्होंने क्या किया, अब थर्ड स्टेट्स वाले को दिक्कत होती, भैया इन लोगों को तो टैक्स देना नहीं था, इनको टैक्स देना। तो इन्होंने प्रोटेस्ट में बाहर निकल गए और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट्स, आई रिपीट, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट्स ऑन 20 जून 1789 असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट। कहाँ पे असेंबल किया था इन्होंने अपने आप को? इंडोर टेनिस कोर्ट में, इन द ग्राउंड्स ऑफ द वर्सेल्स। इन द ग्राउंड्स ऑफ द वर्सेल्स दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ ए नेशनल असेंबली। और उन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया? उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया एंड स्वर, और उन्होंने कसम खाई कि नॉट टू डिस्पर्स, जब तक वहाँ पे फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च नहीं बना देंगे तब तक यहाँ से डिस्पर्स नहीं करेंगे। ठीक है, नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ द फ्रांस।
और इनका मोर सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो मोनार्च की पावर को क्या करे। जैसे इससे पहले किंग जो बोलता था वही होता था, कोई अदर चीज़ें नहीं होती थी। तो इन्होंने बोला कि इसको चेंज करना है, नहीं ऐसा नहीं करना है, अब आई हैव टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्च। ओके, और इन्होंने मोनार्च की पावर को लिमिट कर दी थी। बताओ अगर क्लियर हो गया हो तो बताना। क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताओ आप लोग। अब एक और क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन नंबर, बहुत सारे क्वेश्चंस को आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। 21 क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट वाज वेस्टाइल? वेस्टाइल क्या था? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टॉर्मिंग ऑफ द वेस्टाइल? सबसे पहले बात है वेस्टाइल क्या था। वेस्टाइल्स इट डिनोट्स द डेस्पोटिक पावर, इट डिनोट्स द डेस्पोटिक पावर। एक ड्रेडेड प्रिजन था। क्या था? एक ड्रेडेड प्रिजन था, जेल था। और ये किसको दिखाता था? डेस्पोटिक पावर को, रूलर के पावर को दिखाता था। ठीक है, वेस्टाइल वाज ए ड्रेडेड फोर्ट्रेस प्रिजन, इट वाज हेटेड बाय ऑल। इसको सब लोग क्या करते थे? हेट करते थे, घृणा होती थी। इट स्टूड्स फॉर द डेस्पोटिक पावर। क्यों? क्योंकि ये डेस्पोटिक पावर के लिए होता था, किंग के पावर को डिनोट करता था। प्रोटेस्टेंट्स स्टॉर्म्ड इनटू द वेस्टाइल इन सर्च ऑफ आर्म। और क्यों? एक तो डेस्पोटिक पावर था, इसलिए कि किंग बहुत तेज बनता है, उसका सबसे पहले काट दो उसका पावर को। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या किया? और उसके बाद उन्होंने उसमें से आर्म्स मतलब हथियार लूटने के लिए वहां अटैक किया था। ओके ओके, बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय सबसिस्टेंस क्राइसिस? अब आपको क्या पता चलता है? व्हाट डू यू मीन बाय सबसिस्टेंस क्राइसिस? एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर इंडेंजर्ड। ऐसा सिचुएशन जहाँ पे बेसिक लाइवलीहुड, खाने की चीज़ें ना हो, बेसिक नेसेसरी साबुन ना हो, तेल ना हो, शैम्पू ना हो, जो बेसिक, जो आपके जीने के लिए बहुत ही परम आवश्यक है, वो चीज़ ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबसिस्टेंस क्राइसिस का फेज बोलते हैं। ओके, वी कॉल इट एज ए सबसिस्टेंस क्राइसिस फेज, जहाँ पे लाइफ से रिलेटेड इंडेंजर्ड हो जाती है, लाइफ इंडेंजर्ड हो जाती है, क्योंकि आपको वहां पे मिलता ही नहीं है। What did women get the right to vote in France? When did finally women get to right? It was finally in 1946 that women in France won the rights to vote. 1946 में वुमेन को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिल गया था और उन लोगों ने वोट देना स्टार्ट किया था। सोचो कब से चल रहा है? 1789 से संघर्ष चल रहा था और कब जाके मिला है? 1946। पूरे वर्ल्ड की लगभग यही हालत थी, इसी तरह से सबको वोटिंग राइट्स मिले हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमेशा ध्यान देना कि संघर्ष बहुत किया है और लेडीज लोगों ने, वुमेन ने। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इमांसिपेशन? आप इमांसिपेशन के टर्म से क्या समझते हो? इमांसिपेशन मीन्स द एक्ट ऑफ फ्रीइंग, मतलब किसी को आपने कैप्चर करके रखा है, अब आपने उसको फ्री कर दिया। तो इमांसिपेशन एक टर्म है, इसका मतलब होता है एक्ट ऑफ फ्रीइंग, मतलब वो फ्री हो गए। क्या हो गया? फ्री। जैसे इमांसिपेशन किसका होगा? स्लेव का। स्लेवरी से जैसे ही वो फ्री हुए तो उनको क्या बोला जाता था? उस प्रोसेस को बोला जाता था इमांसिपेशन। ओके और नॉट?
थैंक्स एवरीवन, ईच एंड एवरीवन, थैंक यू। इन केस अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप बता सकते हो, अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ। आई विल स्टिल वेट फॉर द 60 सेकेंड्स टू गेट द एनीथिंग जो आप लोगों को डाउट हो रहा हो, तो उसको बताने के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। अभी आज मैंने क्या क्या चीज़ डिस्कस की उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। मैंने MCQs डिस्कस कर लिया आपके साथ, समहाउ अराउंड 20 MCQ मैंने डिस्कस किए। उसके बाद 10 के आसपास मैंने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर लिए। अब ये जितने भी क्वेश्चन है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगा है, एंड डेफिनेटली CBSE विल आस्क फ्रॉम दिस सेक्शन ओनली। अब बहुत ही रेयर चांस है कि दे विल आस्क फ्रॉम अनदर थिंग, दे विल आस्क फ्रॉम अनदर कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्योंकि मैंने हर एक कॉन्सेप्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको उठा लिए हैं। तो मेरा इतना विश्वास है, मेरा इतना मानना है कि अगर आप कोशिश करते हो बस इतने कॉन्सेप्ट को समझने की, इतने कॉन्सेप्ट को पढ़ने की, तो देन यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, फिर आप समझ जाओगे। तो आई वंस अगेन रिपीट कि इस क्वेश्चन को, इस जो सीरीज में कर रहा हूँ इसको जरूर देखो, दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज, ठीक है। सो प्लीज डू वॉच द वीडियोज और प्रैक्टिस किया करो। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग द लेट्स क्रैक 9th एंड द 10th CBSE। प्लीज डू गाइज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, दोस्तों को भी बोलो टू प्लीज सब्सक्राइब द 9th एंड द 10th CBSE। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज यूज द कोड AKCBSE टू गेट द 10% ऑफ डिस्काउंट whenever you purchase the Unacademy सब्सक्रिप्शन। आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। टू गेट द रेगुलर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब द लेट्स क्रैक 9th एंड द 10th CBSE। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ओके। थैंक यू। और इस टेलीग्राम लिंक को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो टू गेट टू रेगुलर अपडेट अबाउट द वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।